नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और एक बार फिर से आप सभी का एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में बहुत बहुत स्वागत है। तो मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को 230 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं और 3 दिसंबर को रिजल्ट जारी होगा। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में हम लगातार अलग अलग सीटों को लेकर जनता का रुझान आप तक पहुंचा रहे हैं और आज बात करेंगे विंध्य रीजन के चुनावी रुझान की। आज एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आपको हम बताएंगे आपके क्षेत्र में नेताजी के कामों पर जनता की क्या राय है, दिखाएंगे विधानसभा सीट का पूरा इतिहास, साथ ही टेलीफोनिक और ग्राउंड जीरो के जरिए हमारी चुनावी टीम के सहयोगियों का सबसे सटीक ओपिनियन पोल भी आपको दिखाएंगे। तो मध्य प्रदेश के बघेलखंड रीजन की 56 सीटों पर दिल्ली के दिग्गजों की भी नजर है। बघेलखंड को विंध्य रीजन के नाम से भी जाना जाता है। यहां की एक सीट है रीवा, जहां कांग्रेस 20 सालों से जीत का इंतजार कर रही है, तो वहीं बीजेपी यहां से 4 बार जीतती हुई आई है। 4 बार के विधायक और कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ला यहां से जनादेश हासिल करने की कोशिश में एक बार फिर से जुटे हैं। अब क्या है रीवा की रिवायत और क्या है इसका सियासी इतिहास, इस शो के प्रोड्यूसर शुभम द्विवेदी की इस रिपोर्ट से हम भी समझने का प्रयास करते हैं। मध्य प्रदेश के चुनावी समर में विंध्य रीजन पर दिल्ली के दिग्गजों की नजर है। पीएम मोदी पहले ही शहडोल के दौरे पर आ चुके हैं और अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी जन आक्रोश रैली में शामिल होने के लिए इसी विंध्य रीजन में पहुंचे। उधर विंध्य रीजन के अंतर्गत आने वाले रीवा में भी सियासी बयार बह रही है। दुनिया में पहली बार सफेद शेर भी विंध्य की धरती पर देखा गया था। वहीं रीवा जिले की 8 विधानसभा सीटों में से एक है रीवा की सीट। यहां से राजेंद्र शुक्ला लगातार विधायक बन रहे हैं और इसी रीजन में ब्राह्मण समाज के बड़े चेहरों में से एक माने जाते हैं। यही वजह है कि बीजेपी सरकार में उन्हें कैबिनेट में शामिल किया जाता है। अगर रीवा की रिवायत की बात की जाए तो रीवा शहर का नाम रेवा नदी के नाम पर पड़ा, जो कि नर्मदा नदी का पौराणिक नाम कहलाता है। रीवा शहर बादशाह अकबर के नवरत्न और संगीत सम्राट तानसेन और बीरबल जैसी महान विभूतियों को जन्मस्थली रही है। बिहार और बिछिया नदी के आंचल में रीवा शहर बसा है। बघेल शासकों के साथ साथ विंध्य प्रदेश की भी राजधानी रही है। रीवा सियासत की स्थापना करीब 1400 ईस्वी में बघेल राजपूतों द्वारा की गई थी। यहाँ की खास चीजों में जलेबी और समोसा फेमस है। दुनिया में पहला सफेद बाघ यहीं देखा गया था। इसे सफेद शेरों की धरती के रूप में भी जाना जाता है। इसके साथ ही रीवा सुपारी से बने सामानों के लिए मशहूर है। यहाँ के सुपारी के बने सामान भी देश विदेश में भेजे जाते हैं। यहाँ पर रीवा किला में मौजूद महामृत्युंजय मंदिर, रानी तालाब का देवी मंदिर और चिरौहला मंदिर भी प्रसिद्ध है, जहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुँचते हैं। 100 चुनावी बाद की एक बात यह है कि रीवा सीट की राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो पिछले 5 चुनाव में कांग्रेस को एक बार भी जीत नहीं मिली है। साल 1990 के चुनाव में कांग्रेस के महाराजा पुष्पराज सिंह ने जीत हासिल की थी, तो 1993 में भी फिर से महाराजा पुष्पराज सिंह ही विजयी हुए थे। 5 साल बाद 1998 में हुए चुनाव में महाराजा पुष्पराज सिंह फिर से जीत गए, लेकिन इस बार महाराजा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीतने में सफल हुए थे। रीवा विधानसभा सीट पर 1998 के चुनाव के बाद से लेकर अब तक कांग्रेस को जीत नसीब नहीं हुई है। साल 2003, 2008, 2013 और 2018 के चुनाव में बीजेपी ने विजय पताका लहराया। बीजेपी के राजेंद्र शुक्ल का जोरदार दबदबा रहा है और लगातार 4 बार वो जीतने में कामयाब भी रहे। साल 2018 के चुनाव में बीजेपी के राजेंद्र शुक्ल ने कांग्रेस के अभय मिश्रा को 18,000 से भी ज्यादा वोटों से हराकर जीत हासिल की थी। इसके साथ ही कांग्रेस ने अभी तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया, तो वहीं एक बार फिर से बीजेपी ने रीवा से राजेंद्र शुक्ला पर 5वीं बार भरोसा जताया है। ऐसे में राजेंद्र शुक्ला भी जीत का पंच लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इलेक्शन डेस्क के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए इस खास रिपोर्ट के बाद अब एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आज के विधायक और कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ला के अब तक के सियासी सफर पर एक झलक डालते हैं। तो जानते हैं राजेंद्र शुक्ला के अब तक के सियासी सफर के बारे में। सिविल से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री उन्होंने साल 1986 में हासिल की थी और इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा के छात्र संघ के अध्यक्ष भी वो रहे। साल 1992 में युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। एमपी बीजेपी के कार्य समिति के सदस्य भी राजेंद्र शुक्ला बने। और आपको बता दें, राजेंद्र शुक्ला इसके साथ ही साथ जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है वो है 4 बार से लगातार रीवा से विधायक बनने का, जिसमें साल 2003, साल 2008, साल 2013, साल 2018 शामिल है। साल 2003 में उमा भारती सरकार में राजेंद्र शुक्ला को राज्य मंत्री बनाया गया था। साल 2008 में भी राजेंद्र शुक्ला राज्य मंत्री बने थे, जबकि साल 2013 में राजेंद्र शुक्ला को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। 26 अगस्त साल 2023 यानी कि अभी उन्हें पीएचई और जनसंपर्क मंत्री बनाया गया है। तो ये बात हो रही है विंध्य क्षेत्र की एक अहम सीट यानी कि रीवा की, और जहां के इस समय विधायक हैं राजेंद्र शुक्ला। और अब रीवा सीट में साल 2018 के चुनाव के एक आंकड़े हम आप तक पहुंचाते हैं कि साल 2018 के चुनाव में यहां पर कुल 2,04,424 वोटर्स थे, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या की अगर बात करें तो वो थी 1,07,668। वहीं महिला वोटर्स की संख्या थी 96,756। इनमें से 1,36,118 यानी कि 66.9% मतदाताओं ने वोट डाले, जबकि नोटा के पक्ष में 660 यानी कि 0.3% ही वोट पड़े थे। और यहां पर राजपूत और ब्राह्मण वोटर्स भी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इसके साथ ही रीवा विधानसभा के ये जो हम आपको मतदाताओं की जानकारी के बाद अब आपको बताते हैं रीवा विधानसभा सीट के जातीय समीकरण के बारे में। तो साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के आधार पर इसे हम जानने की कोशिश करते हैं। रीवा में 59% सामान्य मतदाता हैं, जिसमें 38% ब्राह्मण हैं, 10% राजपूत हैं, 11% अन्य हैं, 18% ओबीसी हैं, 11% अनुसूचित जाति हैं और 6% यहां पर अनुसूचित जनजाति हैं। और यही मतदाता चुनावी मैदान पर उतरे नेताओं का भाग्य भी तय करते हैं। तो ये जानकारी थी रीवा सीट के जातिगत समीकरण को लेकर। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आपको बताते हैं इस सीट की कुछ और भी जानकारियां। तो यहां के चुनावी समीकरणों पर चलिए एक निगाह डालते हैं और जानते हैं क्या है यहां का चुनावी समीकरण। साल 2018 की बात करें तो बीजेपी से राजेंद्र शुक्ला ने चुनाव लड़ा था। 51% इन्हें मत मिले थे। 51% मत इन्हें मिले थे साल 2018 में। कांग्रेस से चुनाव लड़ा था अभय मिश्रा ने, इन्हें 38% मत मिले थे और यहां से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। अब बात करते हैं साल 2013 के समीकरण के बारे में। तो साल 2013 में भी राजेंद्र शुक्ला ने यहां से चुनाव लड़ा था और राजेंद्र शुक्ला को साल 2013 में 51% मत ही मिले थे, जबकि बसपा से कृष्ण कुमार गुप्ता को मात्र 20% मत मिले थे। तो 2013 में कांग्रेस से मुजीब खान उम्मीदवार थे। 2013 के चुनाव में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदला और 2008 के बीएसपी कैंडिडेट मुजीब खान को कांग्रेस ने टिकट दे दिया। इसके बावजूद भी इस चुनाव में बीएसपी का पलड़ा भारी रहा और बीएसपी एक बार फिर से दूसरे स्थान पर रही। चुनाव में रीवा सीट पर बीजेपी से उम्मीदवार बनाए गए राजेंद्र शुक्ला ने कृष्ण कुमार गुप्ता पर एक तरफा जीत दर्ज करते हुए तकरीबन 37,000 वोटों से चुनाव जीता था और बीएसपी को बीजेपी से आधे वोट ही हासिल
नहीं हो पाए थे और दोनों दलों के बीच 30% वोटों का अंतर रहा। वहीं कांग्रेस 17% वोटों के साथ तीसरे पायदान पर रही। तो ये जानकारी थी साल 2013 के समीकरण की। अब बात साल 2008 के समीकरण की। तो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी थे राजेंद्र शुक्ला, बसपा से मुजीब खान थे। राजेंद्र शुक्ला को 52% मत मिलते हैं, जबकि मुजीब खान को 21% मत मिले थे। साल 2008 में कांग्रेस ने इंजीनियर राजेंद्र शर्मा को उम्मीदवार के तौर पर उतारा था। साल 2008 के चुनाव में भी यही हुआ और कांग्रेस ने यहां पर जिस तरह से इस चुनाव में तीसरे विकल्प के तौर पर बसपा सामने आई, यहां पर बीजेपी के राजेंद्र शुक्ला का मुकाबला बीएसपी के मुजीब खान से था, जो तकरीबन 26,000 वोटों से चुनाव हार गए। राजेंद्र शुक्ला ने 2008 के चुनाव में कांग्रेस, सीपीआई और बीएसपी के उम्मीदवारों को शिकस्त दी थी। और अब चुनावी समीकरण के बाद अब जानते हैं यहां की जनता की राय। तो विंध्य रीजन की सबसे हाई प्रोफाइल सीट रीवा के लोगों ने एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। विधानसभा 20 वर्षों से राजेंद्र शुक्ला पे काबिज है, यानी कि भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी का इसमें दबदबा है। ऐसे में यहाँ के लोग क्या सोचते हैं अपने विधायक को लेकर, क्या उनकी मूलभूत समस्याएं हैं, उन तमाम मुद्दे पर इंडिया न्यूज ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सवाल करेगा, नेताजी उसके जवाब देंगे। उसके पहले जनता क्या सोचती है, मैं सीधे जनता के पास जुड़ रहा हूँ। भैया क्या नाम है आपका? आलोक तिवारी। 20 सालों से राजेंद्र शुक्ला यहाँ पे विधायक है, अभी हाल में मंत्री भी बनाया गया है जी। क्या आप कहना चाहते हैं, क्या उनके मुद्दे होंगे? देखिए, राजेंद्र शुक्ला जी जब से वो विधायक बने हैं तो इस बात में देखिए इसको कोई भी इंकार नहीं कर सकता कि रीवा में काम नहीं हुआ। बहुत ज्यादा रीवा में काम हुआ है और हर क्षेत्र में हुआ है। चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र में आप देख लीजिए, कृष्णा राज कपूर जैसा जो स्टेडियम है, और जो है इस क्षेत्र में आप शिक्षा के क्षेत्र में, हम लोग युवा हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में आप देख लीजिए, अभी कल परसों ही उद्घाटन हुआ है विश्वविद्यालय के, संस्कृत विश्वविद्यालय खुल रहा है, माखन लाल पत्रकारिता का यहाँ परिसर आ गया है। फिर आप रोडों की बात करें तो आप देखिए हमारे यहाँ 5 फ्लाईओवर रीवा में बनने जा रहे हैं, जो बन गए हैं। मतलब 5 फ्लाईओवर हमको पिछले 6-7 साल के अंतर में मिला है। और आप देखिए कि यहाँ और भी जो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए कितना तेजी से हमारे यहाँ बढ़ा है। रीवा की जनता और हमारे साथ है। मूलभूत समस्याएं क्या हैं क्या रीवा में? मूलभूत समस्याओं को लेकर जैसे देखा जाए तो कुछ समय से पहले यहाँ पे बिजली पानी उस तरीके से नहीं था, लेकिन अब प्रॉपर तरीके से नल सभी के घरों में गैस पाइपलाइन और जो भी समस्याएं वो पूरी की जा रही हैं। ट्रैफिक बहुत है, पोल्यूशन, हाँ पोल्यूशन है, पोल्यूशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, और ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो पाता सबसे बड़ी है। ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो पाता। भैया क्या 20 साल से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे काबिज है, राजेंद्र शुक्ला यहाँ के विधायक हैं, युवा इस बार किधर? भारतीय जनता पार्टी यहाँ 20 साल से है, पर मेरे को लगता है कि यहाँ पे जो अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पे नशाखोरी जिस तरीके से बढ़ रही है, जहाँ पे कोरेक्स पीने वाले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उस पे कोई कंट्रोल नहीं हो। पहला प्रश्न तो यही उठता है, क्या व्यवस्था सिर्फ कागजों पे है? व्यवस्था सामने प्रत्यक्ष भी होनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना। सबसे बड़ी समस्या यहाँ नशे की है। युवा हमारे साथ और भी मौजूद है। भैया क्या नाम है आपका? देव पांडे मेरा नाम है। क्या कहना चाहेंगे, युवा क्या सोचता है? आज का युवा मैं देखता हूँ ज्यादातर युवा शाम को ओवरब्रिज के नीचे बैठकर दारू गांजा कोरेक का सेवन करता है। मैं रीवा में अपराध काफी ज्यादा बढ़ रहा है। मैं सरकार से और पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि कृपया इस नशेखोरी पर लगामी लगाई जाए। रीवा की जनता राजेंद्र शुक्ला से खुश नजर आ रही है, लेकिन सवाल ये भी कर रही है कि यहाँ पे नशाखोरी जमकर है। नशाखोरी की वजह से आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं और अपराध को देखते हुए कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन में सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि क्या 20 वर्षों से रीवा विधानसभा पे काबिज बीजेपी फिर से दोहरा पाएगी। विपिन तिवारी, रीवा। और चलिए अब विंध्य रीजन के रीवा सीट से विधायक और कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ला से हमारे सहयोगी विपिन तिवारी ने जो खास बातचीत की है वो आपको सुनवाते हैं। जो तकदीर को बदलने के लिए जनता के द्वारा दिए गए आशीर्वाद का जो सदुपयोग हुआ है, उसी को जारी रखना है, जिससे कि बचे हुए सारे काम हो जाएं और विकसित रीवा, समृद्धशाली रीवा बनाने का सपना पूरा किया जा सके। यदि भाजपा की सरकार नहीं बनती तो अभी भी गांव में 4-6 घंटे बिजली से लोगों को अपना काम चलाना पड़ता। बीमारू राज्य का मध्य प्रदेश में कलंक लगा था, वो लगा रहता। राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की गरिमा और गौरव सारी दुनिया में बढ़ा,
अयोध्या में भगवान का राम का मंदिर बन रहा है, धारा 370 समाप्त हो गई। ये सब कहाँ हो पाता है यदि भाजपा की सरकार ही नहीं बनती। तो सबसे पहले जरूरी है चुनाव जीतना, सरकार बनाना, जिससे अच्छा काम होता रहे और जनता को राहत मिलती रहे। सर क्या लगता है इस बार कितनी सीटें? कम से कम 150 सीटें आएंगी। सर एक आखिरी सवाल हमारा रीवा से जुड़ा हुआ रहेगा। यहाँ पे नशा सबसे बड़ी समस्या के तौर पर देखी जा रही है, आप इसे किस रूप में देखते हैं और क्या आप हिदायत देना चाहें? नहीं, इसको रोकने के लिए मैंने हमेशा प्राथमिकता से, जब भी पुलिस का कोई अधिकारी आया और उसने मुझसे संपर्क किया तो मैंने कहा कि मेरी प्राथमिकता इस पर अंकुश लगाना है। कोरेक्स हो, नशा हो, विकास वरदान भी बनता है और अभिशाप भी बनता है। तो वरदान बने इसके लिए जरूरी है कि नशा समाप्त हो। तो नशा से संबंधित कोई भी वस्तु हो उस पर रोक लगाने के लिए सरकार बहुत कृत संकल्प है। हमने बहुत सफलता भी पाई है, लेकिन अभी और काम करने की जरूरत है। और चलिए अब आईटीबी नेटवर्क के आंतरिक यानी कि इंटरनल सर्वे की घड़ी आ चुकी है। हमने एक बड़े सैंपल के साथ ये सर्वे कराया है। रीवा जिले की 8 विधानसभा सीट में से एक सीट रीवा की जनता से हमने 5 सवाल किए। अब एमएलए का रिपोर्ट कार्ड आप तक लेकर आ रहे हैं, तो चलिए पेश करते हैं एमएलए का रियल रिपोर्ट कार्ड। हमने यहाँ की जनता से जो पहला सवाल किया था वो सवाल था कि क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक के कामकाज से खुश हैं। ये था हमारा सवाल नंबर 1। इसमें हाँ कहने वाली जनता है 71% से ज्यादा, नहीं कहने वाली जनता है 26% से ज्यादा और कह नहीं सकते वाली जनता है 1% से ज्यादा। यानी कि यहाँ की जनता ने कहा है वर्तमान विधायक के कामकाज से खुश रहने वाली जनता है 71% से ज्यादा जनता ये कह रही है कि हम इस समय वर्तमान विधायक के कामकाज से खुश हैं, जबकि 26% जनता को ऐसा नहीं लगता। 26% जनता को ये लगता है कि उनके विधायक ने मौजूदा समय में काम ठीक ठाक नहीं किए, जबकि मात्र महज 2% जनता ही कह नहीं सकते के मूड में है। और वहीं इस विधानसभा सीट की जनता से हमने जो दूसरा सवाल किया था यानी कि सवाल नंबर 2, हमने पूछा कि क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक को दोबारा चुनना चाहेंगे। ये था हमारा सवाल नंबर 2। इसमें हाँ कहने वाली जनता थी 70% से ज्यादा और नहीं कहने वाली जनता थी 26% से ज्यादा, कह नहीं सकते वाली जनता थी 3% से ज्यादा। यानी कि सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 का हाँ और ना का जो जवाब है वो लगभग एज अ प्रतिशत के तौर पर आपको बिल्कुल आसपास ही नजर आएगा। तो ये सवाल था, क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक को दोबारा चुनना चाहेंगे। 70% से ज्यादा जनता कह रही है कि हाँ, हम हमारे क्षेत्र के विधायक को दोबारा चुनना चाहते हैं, जबकि 26% से ज्यादा जनता इस राय से अलग नजर आई। और अब बारी है सवाल नंबर 3 की। तो इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों से हमने जो तीसरा सवाल किया था वो था कि हमने पूछा, अगर आपका मान लीजिए अगर आपका विधायक उम्मीदवार बदल दिया जाए तो क्या तब भी आप उसी पार्टी को वोट देंगे। इस पर हाँ कहने वाली जनता थी 61% से ज्यादा, नहीं कहने वाली जनता थी 22% से ज्यादा और कह नहीं सकते वाली जनता थी 16% से ज्यादा। तो इस सवाल को अगर हम समझें तो ये सवाल कुछ यूं था कि अगर आपका विधायक उम्मीदवार बदल दिया जाता है तो क्या तब भी आप उसी पार्टी को वोट करेंगे। तो 61% से ज्यादा जनता ने कहा है हां, जबकि 22% से ज्यादा जनता इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती है, जबकि कह नहीं सकते वाली जनता है 16% से ज्यादा। और अब इंडिया न्यूज ने अपने आंतरिक सर्वे में जो चौथा सवाल रखा था वो सवाल था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट देंगे। पीएम मोदी के नाम पर कहने वाली जनता थी 25% से ज्यादा, मुख्यमंत्री के कामकाज के नाम पर कहने वाली जनता थी 7% से ज्यादा और स्थानीय विधायक के कामकाज के आधार पर कहने वाली जनता थी तकरीबन 40%। 38.99% जनता ने कहा
कि स्थानीय विधायक के कामकाज के आधार पर हम वोट करेंगे, जबकि पार्टी के आधार पर कहने वाली जनता थी तकरीबन 24%, इनमें से कोई नहीं वाली जनता थी 4%। तो ये सवाल था, आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट करेंगे, जिसमें तकरीबन 40% जनता ने कहा है स्थानीय विधायक के कामकाज के आधार पर। नरेंद्र मोदी के नाम पर कहने वाली जनता है तकरीबन 24%, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर कहने वाली जनता है 6% से ज्यादा। और अब इसके बाद बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। तो सवाल नंबर 5 यानी कि आखिरी सवाल भी हमने 2024 के आम चुनाव के साथ 2023 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से पूछा। हमने पूछा कि क्या विधानसभा चुनाव में भी मोदी फैक्टर काम करेगा। रीवा विधानसभा क्षेत्र की जनता कहती है हाँ कहने वाली जनता है 68% से ज्यादा जनता मानती है कि यहां पर मोदी फैक्टर काम करेगा, जबकि नहीं कहने वाली जनता है 19% से ज्यादा, और कह नहीं सकते वाली जनता है 12% से ज्यादा। यानी कि 68% से ज्यादा लोगों को लगता है कि इस विधानसभा क्षेत्र में, इस विधानसभा चुनाव में मोदी फैक्टर काम करेगा। तो ये वो तमाम 5 सवाल थे जिस पर हमने जनता से सवाल किए थे, और जनता से हमने उनकी राय जानने की कोशिश की थी, जो कि हमने आप तक पहुंचाई। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आज नेताजी के रिपोर्ट कार्ड से जुड़ी क्या जानकारी हमारे इंटरनल सर्वे में सामने आ रही है। तो इंडिया न्यूज के आंतरिक सर्वे के आधार पर और जनता जनार्दन की बातों को ध्यान में रखते हुए और चुनावी टीम के सदस्यों के ग्राउंड जीरो से दिए गए इनपुट के आधार पर एमएलए का रिपोर्ट कार्ड का रिजल्ट बताने का वक्त आ चुका है। कैबिनेट मंत्री और बीजेपी विधायक राजेंद्र शुक्ला को जनता ने 70% मतों के साथ पास कर दिया है। यही वजह है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं राजेंद्र शुक्ला को जो 5वीं बार रीवा से टिकट देकर भरोसा जताया है, हो सकता है इसका एक बड़ा आधार ये भी हो, यहाँ की जनता ने 70% मत मौजूदा विधायक राजेंद्र शुक्ला को दिए। हालांकि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, इन तीनों ही राज्यों के लिए फिलहाल कांग्रेस की लिस्ट नहीं आई है। उसका इंतजार किया जा रहा है कि कांग्रेस आखिर कब अपनी लिस्ट जारी करेगी। बहरहाल इस सीट से राजेंद्र शुक्ला पास हो चुके हैं। 70% मत उन्हें ओवरऑल इस इंटरनल सर्वे पे मिले हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपसे अब विदा लेने का समय आ गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता 17 नवंबर को वोटिंग करेगी और 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश की जनता का क्या फैसला है उसका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन रुझान भी बता रहे हैं कि सूबे में सियासी हवा आखिर किस ओर बह रही है, और ये बात हर क्षेत्र वाइज भी आपको पता चल रही है कि किस क्षेत्र में किस नेता का कितना वर्चस्व चल रहा है, लहर किस ओर चल रही है, हवा किस ओर बह रही है। और आज हमने यही समझने की कोशिश की थी। कल ठीक शाम 5:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और विधानसभा क्षेत्र को लेकर। वहां के समीकरणों को समझेंगे, जांचेंगे, परखेंगे और वहां की क्षेत्रीय जनता की क्या कुछ राय है वो आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।